Hello students, welcome to G3 online classes. This is your economics class. We were doing our fifth chapter of macroeconomics, that is money. In the last video, we discussed about the evolution of money and difficulties of barter system. In this video, we will be discussing some new concepts and some new topics related to money. Next topic is forms of money, or we can say types of money. First type is your fiat money. Fiat money basically is that type of money which is issued by authority or government. जो गवर्नमेंट इशू करती है मनी, उसे हम क्या कहते हैं? फाइट मनी. और गवर्नमेंट कौन कौन से इशू करती हैं? जितने भी नोट्स हैं, जितने भी कॉइन्स हैं, जितनी भी करेंसी इशू करती है गवर्नमेंट, दैट इज़ नोन एज फाइट मनी. ठीक है. तो गवर्नमेंट जो भी करेंसी इशू करती है, चाहे वो नोट्स की फॉर्म में हो, चाहे वो कॉइन्स की फॉर्म में हो, जो कि हर पर्सन लीगली बाउंड है एक्सेप्ट करने के लिए एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. दैट मीन्स कोई पर्सन डिनाई नहीं कर सकता कि ये करेंसी आपकी इकोनॉमी में चलेगी नहीं, या ये करेंसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज़ नहीं होगी. तो दैट मीन्स फाइट मनी इज़ बेसिकली इशूड बाय गवर्नमेंट, इशूड बाय सेंट्रल बैंक, एंड एवरी पर्सन इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट that money for exchange purposes, and it includes all the notes and coins. Next type is your fiduciary money. Fiduciary money होता है जहाँ पर पेयर और पेई, दैट मीन्स पेयर कौन है? जो पे करने वाला है. पेई कौन है? जो मनी रिसीव करने वाला है. दो पर्सन के बीच में हमेशा ट्रांजैक्शन होती है, जैसे सेल और परचेज होती है, हमेशा दो पर्सन के बीच में होती है. तो दो कंडीशन है वहाँ पे, या तो आप ऑन द स्पॉट कैश पे कर देते हैं, वो है. अगर वो पे कर देते हैं तो वो आपका क्या है? फाइट मनी आपने पे करी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए. अगर ट्रस्ट के लिए आप कैश ना पे करके आप कोई चेक इशू कर देते हैं, या प्रॉमिसरी नोट दे देते हैं, या चेक की फॉर्म में आप पेमेंट कर देते हैं, तो दैट इज़ योर फिड्यूशियरी मनी. दैट मीन्स फिड्यूशियरी मनी में आपके क्या आएंगे? जितने भी आपके चेक्स हैं, चाहे वो क्रॉस चेक हैं, चाहे वो बियरर चेक हैं, वो आपके किस फॉर्म में आएंगे? फिड्यूशियरी मनी की फॉर्म में आएंगे. दैट मीन्स मनी को भी हमने कैटेगराइज कर दिया अलग अलग फॉर्म में, कि नोट्स एंड कॉइन्स करेंसी हो गई हमारी, और जो हम चेक्स यूज़ करते हैं वो हो गया हमारा, जो हम ATM यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं, दीज आर व्हाट, ये भी तो आपकी मनी की फॉर्म्स हैं. तो हमने डिफरेंट कैटेगरीज में इनको बाइफरकेट कर दिया है. तो फिड्यूशियरी मनी आपको कौन सा है? जो कि चेक्स की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, पेमेंट की फॉर्म में, पेयर और पे के लिए, किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, किसी भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए. नेक्स्ट टाइप आपकी आती है फुल बॉडेड मनी. आपका है नेक्स्ट है फुल बॉडेड मनी. फुल बॉडेड मनी मतलब जैसे अगर आपके सिल्वर कॉइन है, चांदी का सिक्का जैसे हम कहते हैं, गोल्ड का सिक्का जैसे हम कहते हैं, तो वो भी आपका मनी की फॉर्म में आता है. और उनकी वैल्यू क्या होती है? जैसे फाइट मनी में हम 50 रुपीज़ का नोट लेते हैं, वो क्या है आपकी, उसकी वैल्यू कितनी होगी? जितनी प्रिंटेड है उसके ऊपर, 50 रुपीज़ है या 100 रुपीज़ है या 2000 है या 1000 है, जितना भी है आपका, तो उसकी वैल्यू उतनी होगी जितनी आपकी उस पर मैंशन होगी. लेकिन फुल बॉडेड मनी में उसकी वैल्यू कितनी मानी जाएगी? जितना उसका वेट होगा. जैसे गोल्ड कॉइन है, उसकी वैल्यू आप कितनी कितनी कंसिडर करोगे? अगर गोल्ड कॉइन पर 1 लिखा हुआ है, तो क्या आप उसकी वैल्यू 1 रुपीज़ मानोगे? नहीं, उसकी वैल्यू हम कितनी मानेंगे? जितना उसका वेट है. ठीक है. जैसे हम गोल्ड के कॉइन को या सिल्वर के कॉइन को हम वेट के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं. जितना उसका वेट होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होगी. तो फुल बॉडेड मनी क्या होता है? वो मनी होता है जो कि किसकी फॉर्म में होता है? कॉइन्स की फॉर्म में होता है, चाहे वो सिल्वर कॉइन हो, चाहे वो गोल्ड कॉइन हो, जिनकी कॉमोडिटी वैल्यू किसके इक्वल होती है? मनी वैल्यू. कॉमोडिटी वैल्यू मतलब जिस कॉमोडिटी का वो बना है. अगर गोल्ड का बना है तो गोल्ड के वेट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होगी. अगर सिल्वर का आपका बना है तो सिल्वर के वेट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होगी. दैट मीन्स उसकी वैल्यू जो है उसके वेट के अकॉर्डिंग होगी, और मनी वैल्यू उसकी वेट के अकॉर्डिंग होगी जब हम उसे इशू करते हैं. जब हम इशू करते हैं मतलब आपकी गोल्ड की, सिल्वर की जो वैल्यूज़ है वो आपकी चेंज होती रहती है, बढ़ती रहती है, कभी बढ़ती है आपकी, कभी घटती रहती है. तो टाइम टू टाइम हमारी इनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है. तो जिस टाइम पर आप वो ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उस टाइम पर उसकी करंट वैल्यू क्या चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी कॉमोडिटी वैल्यू, उसकी मनी वैल्यू जो है उसके वेट के अकॉर्डिंग मानी जाएगी. राइट. नेक्स्ट है आपका क्रेडिट मनी. क्रेडिट मनी होता है जहाँ पर मनी वैल्यू जो है दैट इज़ मोर देन कॉमोडिटी वैल्यू.
मनी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है किससे, कमोडिटी वैल्यू से। जैसे अगर हम मार्केट वैल्यू मेटल की हम कंसिडर करते हैं रुपी के उसमें, तो हमारी क्या है, दैट मीन्स कि मनी वैल्यू हमारी वहाँ पर ज़्यादा होती है कमोडिटी वैल्यू में। लेकिन फुल बॉडीड मनी में क्या होता है, मनी वैल्यू आपकी इक्वल होती है किसके, कमोडिटी वैल्यू के इक्वल होती है। दैट मीन्स उसके वेट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू मेजर करी जाती है। यहाँ पर क्रेडिट मनी में उसका वेट के उससे कुछ वो नहीं होता है, उसकी मनी वैल्यू कितनी होगी जितनी उसके ऊपर हमारी प्रिंटेड होती है, राइट। अगर हम कॉइन्स कंसिडर करते हैं यहाँ पे तो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है कि मनी की कितनी सप्लाई हो रही है या कौन कितनी, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। अब हम यहाँ पर इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ा था कि हमारा फाइट मनी होता है, फिड्यूशियरी मनी होता है, कॉइन्स होता है, नोट्स होता है, हमारा चेक्स होते हैं, हमारे सिल्वर गोल्ड कॉइन, इन सबको हम फॉर्म्स ऑफ मनी में लेते हैं। तो सप्लाई ऑफ मनी हमारा क्या है कि मनी जो है कि मनी की कितनी सप्लाई इकोनॉमी में हो रही है, कितना सर्कुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सप्लाई ऑफ मनी में सिर्फ हम कौन सा लेते हैं जो कि पब्लिक जो है इकोनॉमी में, पब्लिक के उससे जो इकोनॉमी में करेंसी सर्कुलेट हो रही है उसको हम क्या लेते हैं, सप्लाई ऑफ मनी। बैंक को या गवर्नमेंट को हम यहाँ पर नहीं कंसिडर करते। दैट मीन्स बैंक जितना इशू कर रहा है उसको हम सप्लाई ऑफ मनी नहीं मानते हैं। हम सप्लाई ऑफ मनी उसको मानते हैं जितना कि पब्लिक सर्कुलेट कर रही है इकोनॉमी में या अवेलेबल करा रही है एक्सचेंज की फॉर्म में। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या है, हमारा स्टॉक कंसेप्ट है। क्या होता है हमारा स्टॉक ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी इज़ व्हाट, अ स्टॉक ऑफ मनी विच इज़ हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जितना भी पब्लिक सर्कुलेट कर रही है इकोनॉमी में करेंसी मनी, उसको क्या कहते हैं हम, सप्लाई ऑफ मनी। लेकिन ये स्टॉक कंसेप्ट है, हमारा फ्लो कंसेप्ट नहीं है, स्टॉक कंसेप्ट है। कितना पब्लिक इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट कर रही है, राइट। देखो सप्लाई ऑफ मनी में ध्यान रखना, मैं बार बार यहाँ पे बता रही हूँ कि आप बैंक्स को यहाँ पर कंसिडर नहीं करके चलेंगे कि बैंक कितना करेंसी इशू कर रही है। दैट इज़ नॉट सप्लाई ऑफ मनी, दोज आर प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। बैंक्स को या गवर्नमेंट को हम प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी लेते हैं, सप्लाई ऑफ मनी नहीं लेते। सप्लाई ऑफ मनी में हमारी आएगी जो पब्लिक एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जितना सर्कुलेट कर रही है, जितना अवेलेबल करा रही है, जितना मनी का फ्लो कर रही है, दैट इज़ योर सप्लाई ऑफ मनी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई मतलब हम 4 अल्टरनेटिव्स वेज में हम स्टडी कर सकते हैं कि मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कितनी सप्लाई हो रही है। तो इसके लिए हमारे 4 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, M1, M2, M3, M4। ये भी कई बार एग्जाम्स में आ जाता है, आपका लास्ट ईयर आया था कि M1 क्या होता है या M2 क्या होता है या M3 क्या होता है या M4 क्या होता है। यहाँ पर सिर्फ आपको M1 दे रखा है, M2, M3, M4 जो है आपका पीछे लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में दे रखा है, वहाँ से हम रीड आउट करेंगे। फर्स्ट गिवन टू यू इज़ M1। M1 मेजरमेंट आपके अंदर क्या आता है, आपका मनी सप्लाई इंक्लूड करता है। M1 इज़ व्हाट, मनी सप्लाई विच इंक्लूड्स M1। ये इक्वेशन आप लिखोगे, उसके बाद हर टर्म को आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। सिर्फ इतना ही आपको बताना है अगर क्वेश्चन में आ जाता है। सबसे पहले ये इक्वेशन आपको देनी है, उसके बाद जितनी भी टर्म्स इस इक्वेशन में यूज़ हुई हैं उनको आप क्लियरली डिफाइन करोगे। M1 के अंदर हमारा क्या आता है, इक्वेशन होती है इज इक्वल टू C। C इज़ व्हाट, करेंसी। D दैट इज़ डिमांड डिपॉजिट्स एंड OD अदर डिपॉजिट। सबसे पहले हम C लेके चलते हैं। C इज़ व्हाट, करेंसी। जितनी भी करेंसी पब्लिक ने हेल्ड कर रखी है इकोनॉमी के अंदर वो हमारी क्या होती है, C। अब करेंसी के अंदर हमारी दोनों चीज़ें आती हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, नोट्स भी और कॉइन्स भी। जो भी एक्सचेंज पब्लिक कर रही है, चाहे वो नोट्स की फॉर्म में हो, चाहे वो कॉइन्स की फॉर्म में हो या पेपर नोट्स की फॉर्म में हो, जितना भी करेंसी पब्लिक हेल्ड कर रही है दैट इज़ योर C। C इज़ व्हाट, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, ये डिफाइन करना। नेक्स्ट आता है आपका DD दैट इज़ डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स होता है हमारा जितनी भी पब्लिक ने डिमांड डिपॉजिट्स कर रखी है कमर्शियल बैंक के साथ, राइट। जैसे चेक्स डिपॉजिट उन्होंने कर रखी हैं जो कि वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट दैट मीन्स जितना भी पब्लिक ने डिपॉजिट्स कर रखा है चेक्स की फॉर्म में मनी, वो हमारा क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट्स, राइट। नेक्स्ट आता है अदर डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें कि जितना भी पैसा पब्लिक ने अपना कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट कर रखा है वो आपका क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स।
एफडी या आरडी की फॉर्म में नहीं, बल्कि सेविंग की फॉर्म में, जिसको आप कभी भी निकलवा सकते हो। जैसे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट हमारा होता है ना कि आप कभी भी उस पैसे को निकलवा सकते हो, तो वही हमारा होता है डिमांड डिपॉजिट्स। जितना भी पब्लिक ने अपना कमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट्स कर रखा है, जो कि कभी भी चेकेबल हो सकता है, दैट मीन्स कभी भी हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं कैश के फॉर्म में या फिर चेक्स की फॉर्म में। नेक्स्ट आता है अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स मतलब कमर्शियल बैंक के अलावा पब्लिक ने और कहीं जहाँ पर भी अपने डिपॉजिट्स पैसा डिपॉजिट्स करा रखा है, वो हमारा किस में आता है, अदर डिपॉजिट्स में। और कहीं कहाँ पर डीडी तो हमने पढ़ा था जहाँ कमर्शियल बैंक्स में जितना करा रखा है। अदर डिपॉजिट्स में आएगा हमारा जो कि आरबीआई या किसी भी और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कर रखा है, जैसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड में आपने डिपॉजिट्स करा रखा है, या आरबीआई में आपने डिपॉजिट्स करा रखा है, सेंट्रल बैंक या फॉरेन गवर्नमेंट का, या डिमांड डिपॉजिट्स किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जैसे कि वर्ल्ड बैंक में करा रखा है, तो वो हमारे क्या आएंगी, अदर डिपॉजिट्स आएंगी। अदर डिपॉजिट्स के अंदर हमारा गवर्नमेंट का नहीं आता है, बल्कि पब्लिक का ही आता है, जो पब्लिक ने डिपॉजिट्स कर रखा है, चाहे वो सेंट्रल बैंक है, चाहे वो कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कमर्शियल बैंक के अलावा। अब यहाँ पे दो टर्म आती है हमारी, टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। ये भी कई बार टर्म्स आपकी 1 मार्क्स में आ जाती हैं। टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है टर्म मतलब जहाँ पर हमने टाइम पीरियड कुछ फिक्स कर रखा है, जैसे हम एफडी करते हैं 5 साल की करते हैं, या 2 साल की या 1 साल की करते हैं, तो वो हमारे क्या आता है, टर्म डिपॉजिट्स के फॉर्म में आता है। डिमांड डिपॉजिट्स होता है जैसे सेविंग और हमारा करंट अकाउंट होता है, जो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, तो वो हमारा किसकी फॉर्म में आता है, डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा हु सप्लाइज मनी। मनी की सप्लाई इकोनॉमी में कौन करता है, मतलब पब्लिक के पास जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, कौन सप्लाई करता है, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट में भी कौन करते हैं, आपका सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक होता है वो मनी सप्लाई करता है। कितनी मनी सप्लाई करनी इकोनॉमी में, वो हमारा कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सप्लाई करता है मनी की इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट देखिए, हमने मेजरमेंट ऑफ मनी में M1 डिस्कस कर लिया था, बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में पेज नंबर 151 पर आपको बाकी मेजर्स भी दे रखे हैं, ये भी रीड आउट कर लेना आप। नेक्स्ट मेजर है हमारा M2। M2 जो है वो ब्रॉड कंसेप्ट है M1 से। M2 में क्या आता है, M1 आता है। M1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, C दैट इज़ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स। इन तीनों के अलावा M2 में हमारा और क्या आता है, डिमांड डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। जो पोस्ट ऑफिस, जैसे हम डाकखाना हम कहते हैं, उसमें जो डिपॉजिट्स हैं पब्लिक की, वो भी इंक्लूड करी जाती है हमारी M2 में। दैट इज़ M2 में क्या आता है, M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। जितनी भी करेंसी पब्लिक के पास है नोट्स ऑफ करेंसी की फॉर्म में, जितनी भी डिमांड डिपॉजिट्स है किसी कमर्शियल बैंक में, जितनी भी अदर डिपॉजिट्स हैं, उसके अलावा जितनी भी डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में है पब्लिक की, वो आपकी किस में आती है, M2 में आती है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा M3 मेजरमेंट। M3 में हमारा क्या आता है, M1 तो आते ही है, M1 की तीनों चीज़ें हमारी आती हैं, प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। टाइम डिपॉजिट्स मतलब जितनी भी FD या RD आपने कमर्शियल बैंक्स में करा रखी हैं, वो भी हमारी इंक्लूड होंगी। M1 में सिर्फ हमने जितना सेविंग बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट में होता है हमारा कमर्शियल बैंक्स में, सिर्फ हमने वही पढ़ा था। लेकिन अगर टाइम डिपॉजिट्स भी आपने इंक्लूड कर दी है, तो वो हमारा कौन सा मेजरमेंट हो जाएगा, M3 मेजरमेंट। नेक्स्ट आता है आपका M4। M4 में हम क्या लेंगे, M3, और M3 में सारी चीज़ें आ गई थी हमारी, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। जो पोस्ट ऑफिस में आप जितनी भी डिपॉजिट्स कराते हैं, टोटल डिपॉजिट्स मतलब किसी भी फॉर्म में, चाहे आपका RD की फॉर्म में हो, चाहे FD की फॉर्म में हो, चाहे टाइम डिपॉजिट्स हो, चाहे आपका मनी डिपॉजिट्स हो, सारी की सारी डिपॉजिट जितनी भी आप पोस्ट ऑफिस में कराते हो, वो आपकी किस में आती हैं, M4 में आती हैं। तो दिस वॉज ऑल इन दिस चैप्टर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।